तो चलिए आज एक ऐसे विषय की पड़ताल करते हैं जिसे द जयपुर डायलॉग्स के वक्ता नैरेटिव वॉर यानी कहानी की जंग कहते हैं। ये विश्लेषण उन्हीं की घंटों लंबी चर्चाओं का निचोड़ है। ये जो आइडिया है शत्रु बोध का, यानी दुश्मन की पहचान का, यही समझिए कि उनकी सारी बातों, सारी दलीलों का सेंटर पॉइंट है। उनकी पूरी सोच इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहां हम क्या करने वाले हैं? हम बिना किसी का पक्ष लिए बस ये देखेंगे कि वो कौन सी समस्याएं बताते हैं, वो कौन से मोर्चे हैं जहां उन्हें ये जंग दिखती है, और वो क्या समाधान सुझाते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से स्रोत सामग्री पर ही आधारित होगा। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरी बहस, ये पूरी चर्चा खड़ी किस बुनियाद पर है। तो जब वो शत्रु बोध कहते हैं तो इसका मतलब कोई फिजिकल लड़ाई से नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक जंग है। उनके लिए इसका मतलब है उन विचारधाराओं को पहचानना जो उनकी नज़र में भारत की पहचान को कमज़ोर करती हैं, और फिर बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से उनका मुकाबला करना। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये लड़ाई, ये जंग आखिर हो कहाँ रही है? तो चलिए सबसे पहले उस मोर्चे को देखते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, कल्चर और मीडिया। ये स्लाइड ना बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे वक्ता पिछली सदी में सिनेमा के अंदर एक खास तरह का वैचारिक बदलाव देखते हैं। उनका मानना है कि ये कोई नेचुरल एवोल्यूशन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कोशिश थी जिसने भारतीय सिनेमा को उसकी जड़ों से दूर कर दिया। और अब 2014 के बाद वो एक तरह की जवाबी लहर देख रहे हैं। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि वक्ता कैसे दो अलग अलग मीडिया की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क देखते हैं। उनके हिसाब से ये दोनों एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ वो मीडिया है जिसका पूरा ध्यान इंटरनेशनल अवार्ड्स पर है, और दूसरी तरफ वो जो देश के मुद्दों पर एक नई सोच, एक नया नैरेटिव बनाने में लगा है। लेकिन मीडिया और सिनेमा में जो कहानियां हम देखते सुनते हैं वो आती कहां से हैं? तो चलिए अब पॉप कल्चर से थोड़ा हटकर अकादमिक दुनिया में चलते हैं, जहां वक्ताओं के मुताबिक इस पूरे संघर्ष के बीच बहुत पहले, सदियों पहले बोए गए थे। यहां वक्ता ये कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद का इस्तेमाल भारत में अंग्रेजी हुकूमत को जायज ठहराने के लिए एक हथियार की तरह किया गया, और वो खास तौर पर जेम्स मिल की 1817 की किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जिक्र करते हैं, जिसने उनके मुताबिक भारत को एक पिछड़ी हुई सभ्यता के तौर पर दिखाया जिसे सुधार की जरूरत थी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली वो ये है कि वक्ता आज की बहसों को कोई नई चीज़ नहीं मानते। उनके हिसाब से जेम्स मिल ने भारत की जो नेगेटिव इमेज बनाई वो दो अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ी। एक तरफ मार्क्सवादी ने उसे शोषक शोषित के ढांचे में फिट कर लिया, और दूसरी तरफ लिबरलिज्म ने उसे जेएस मिल के जरिए अपना लिया। और उनका दावा है कि यही दोनों विचारधाराएं आज वेस्टर्न एकेडमिक्स पर हावी हैं और वही 200 साल पुरानी कहानी दोहरा रही हैं। तो प्रॉब्लम को इस तरह से डिफाइन करने के बाद अब वक्ता इसके समाधान और स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं, और उनका जो जवाबी प्लान है वो काफी फैला हुआ है। इसमें एक नया मीडिया इकोसिस्टम बनाने से लेकर सरकारी पॉलिसी बदलने और जमीनी स्तर पर कल्चरल काम करने तक सब कुछ शामिल है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जहां वक्ता खुद आपस में बंटे हुए हैं, और वो है कंटेंट कंट्रोल का। मतलब क्या सेंसरशिप इसका जवाब है? यहां आकर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए, और वो इसका सीधा कनेक्शन यौन हिंसा और कल्चरल गिरावट से जोड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वक्ता इससे सहमत नहीं हैं। उनका तर्क है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए, और ऐसे किसी भी बैन से बचना चाहिए जिसके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक सबूत ना हो। तो आखिर में यह साफ हो जाता है कि वक्ताओं के हिसाब से इस संघर्ष का कोई आसान या फटाफट वाला समाधान नहीं है। वो इसे एक खत्म हो चुकी बहस की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक लगातार चलने वाले संघर्ष के तौर पर देखते हैं। एक ऐसी लड़ाई जो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और सभ्यता के पहचान के लिए है। उनके लिए दांव पर इस देश की आत्मा लगी है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ ये चर्चा खत्म होती है कि कहानी की इस जंग में आखिर में भारत की कहानी लिखेगा कौन? ऐसा लगता है कि इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जाना अभी बाकी है।